प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आश्वी भी फिर कुछ नहीं बोल पाती और वह सनाया के पीछे ही चलने लगती है। वही आश्वी की एक हल्की चीख निकल जाती है अंडरस्को, लेकिन वो गिरती उससे पहले सनाया उसका हाथ पकड़ लेती है और आश्वी भी कसके उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी सनाया उसे देखते हुए ही बोली अंडरस्को, तुम्हें बोला था ना खुद का ख्याल रखने का, लेकिन तुम्हें शीद मेरी बात ठीकम से सुनाई नहीं दी। तभी आश्वी जल्दी से ठीक से खड़ी होती है और बोली अंडरस्को सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। वही सनाया एक नजर उसे घुरकर आगे बढ़ जाती है। वही वह दोनों ही चलकर उनके पीछे आती है। तभी वो एक बॉडीगार्ड वहां पर ही खड़ा था। वह जो एक बॉडीगार्ड साथ आया था वह बाहर खड़ा था। वो आगे बढ़कर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और वही सनाया और आश्वी और आराध्या वह तीनों ही पीछे की सीट पर बैठ जाती है और कार ओबरॉय इंडस्ट्रीज की तरफ निकल जाती है। कामी बैठी आश्वी यही सोच रही थी कि दर्शित उससे कैसे कैसे सवाल पूछेगा। वह क्या क्या करेगा उसके साथ, क्या उससे बदतमीजी करेगा, क्या वह उसे डांटेगा, क्या उसे पर गुस्सा होगा या फिर क्या क्या करेगा वह उसके साथ। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी की झलक दिखाई दे रही थी। तभी सनाया आश्वी को देखते हुए ही बोली अंडरस्को डोंट वरी, वो कोई बदतमीजी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही आश्वी अपना सिर धीरे से हिला देती है। वही आराध्या सनाया को देखते हुए ही बोली अंडरस्को सनाया मैम। वो इतना ही बोली थी कि तभी सनाया बोली अंडरस्को आराध्या तुम मुझे सनाया बोल सकती हो, मैम बोलने की जरूरत नहीं है। आराध्या बोली अंडरस्को हाँ, वो मैं यही बोल रही थी कि अभी आश्वी तो दर्शित सर के पास जाएगी, लेकिन तो मैं क्या करूंगी वहां पर आकर, वैसे भी मेरी शिफ्ट दोपहर के बाद है तो मैं क्या करूंगी। सनाया उसे देखते हुए बोली अंडरस्को अभी तुम मेरे साथ रहना, अगर हम फ्री हुए तो हम पूरी कंपनी का जायजा लेने जाएंगे, तुम मेरी हेल्प कर देना। वहीं आश्वी और आराध्या को सनाया बहुत अच्छी लगी। सनाया उन दोनों से एक दोस्त की तरह ही उससे बात कर रही थी और उसे अपनापन सा हमेशा महसूस हो रहा था सनाया के साथ। वहीं कुछ ही वक्त बाद उनकी कार आकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर रुकती है और सनाया आश्वी और आराध्या तीनों ही कार से बाहर निकलकर वह कंपनी के अंदर आ जाती है और लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट में जाने के बाद वह दर्शित के फ्लोर पर आ जाती है और लिफ्ट से बाहर निकलती है। वही इस फ्लोर पर ही सनाया की भी ऑफिस थी, कुछ ही दूरी पर उसकी ऑफिस थी और वह तीनों ही आगे बढ़ रही थी। वही आश्वी के हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। तभी उसे देखते हुए ही सनाया बोली अंडरस्को तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कुछ नहीं होगा, इतना बोलकर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखती है। वही तभी आश्वी की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। आज उसकी अम्मा और आराध्य के बाद कोई उसे जिसे अपना सा लग रहा था वो सनाया थी। वही वह तीनों ही जाकर दर्शित के ऑफिस बाहर खड़ी होती है। वही तभी सनाया बोली अंडरस्को अंदर जाओ, नहीं और दर्शित खिलाफ मत खड़ी होना, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि तुम उसे किसी भी बात के लिए मना करो। वैसे भी आज वो गुस्से में था, तो तुम उसे मना मत करना प्लीज। और अगर तुम्हें दर्शित कुछ भी कहे या फिर तुम्हें डांटे तो तुम मुझे बता सकती हो। वही आश्वी अपना सर हल्के से हिला देती है और सिर झुका लेती है। सनाया बोली अंडरस्को जाओ ऑफिस के अंदर जाओ, अब हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, अभी फिलहाल तुम्हें अकेले ही जाना है। वही इतना सुनते ही जैसे आश्वी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बोली अंडरस्को आप चलिए ना, लेकिन अंदर आप क्यों जा रही है। तभी सनाया बोली अंडरस्को अभी तुम्हें अकेले ही जाना है, तुम जाओ। और फिर वो आराध्या का हाथ पकड़ते हुए ही बोली अंडरस्को चलो आराध्या मेरी केबिन में, इतना बोलकर वह दोनों ही आगे बढ़ जाती है और आश्वी भी तो हैरानी से उन दोनों को ही जाते हुए देखते रह जाती है। वही वह दोनों ही वहां से सनाया के केबिन में चली जाती है। वही आश्वी खुद को संभाल कर धीरे से केबिन का दरवाजा खोलकर करल केबिन के अंदर आती है।
वही दर्शित चेयर पर बैठा अपना सिर पीछे चेयर पर टिकाए हुई आंखें बंद किए हुए इधर से उधर झूल रहा था। वही वो आहट पाकर एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को आ गई माय लिटिल रैबिट। वही आशबी डरते डरते आगे बढ़कर जाकर उसे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और वह अपना सर झुका लेती है। तभी दर्शित बोला, अंडरस्को इधर आओ मेरे करीब। इतना बोलकर वह अपना आंखें खोलता है और आशवी को देखता है। वह उसे सच में मासूम सी तितली जैसी लग रही थी। वही आशवी जाकर उसे फिर से कुछ दूरी पर खड़ी होती है। वही तभी दर्शित अपना हाथ आगे बढ़ाकर एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अपनी बाहों में पूरी तरह से कैद कर लेता है। वही आशवी हैरानी से दर्शित को देखती हैं और दर्शित उसे देखते हुए ही उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेता है। दर्शित बोला, अंडरस्को बस कुछ देर से ऐसे ही रहने दो, सुकून से, अभी दूर न जाओ मुझसे, तुम मेरे करीब हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे महसूस करने दो। इतना बोलकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। वही आशवी को दर्शित की आवाज में आज कशीस महसूस हो रही थी। वो ना कुछ बोल पाए और ना वो उसे खुद से दूर कर पाई। वही आशवी जैसे हैरानी से दर्शित की बातें सुन रही थी और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या करना चाहता है, क्यों कर रहा है। आशवी स्टैच्यू की तरह बैठी थी। फिर वह ना चाहते हुए भी अपने हाथ दर्शित की पीठ के पास ले जाती है और उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। वह दोनों ही एक दूसरे को जैसे गले लगाए हुए हो वैसे बैठे हुए थे। वहीं दर्शित कसके अपनी बाहों में भरता है तो आशवी के हाथ भी उसके पीठ पर कस जाते हैं और वह दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। वही आशवी के हाथ अपने पीठ पर महसूस करके दर्शित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह वैसे ही कुछ देर रहता है। फिर वह उससे अलग होकर आशवी को देखकर उसके सिर पर किस करते हुए ही बोला, अंडरस्को क्या हुआ माय हार्ट, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और क्या किया था उसे बदतमीज लड़के ने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। इतना सुनते ही जैसे आशवी हैरानी खड़ी होने लगती हैं, लेकिन दर्शित उसकी कमर पे कसे के हाथ रखकर उसको वैसे झकड़े रखता है। आशवी हैरानी से बोली, अंडरस्को क्या क्या बोले आप? मर्डर लेकिन क्यों करेंगे मर्डर किसी का? आप वैसा नहीं कर सकते। उसने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया था और वैसे भी वह भाग चुका है, अब नहीं आएगा। वही दर्शित आशवी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, अंडरस्को वो लड़का आए या फिर ना आए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर उसे सजा तो दूंगा ही। इतना बोलकर वो उसके करीब आता है। वही आशवी इतना सुनते हैं जिससे स्टैचू बन जाती है और वह बोली, अंडरस्को नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने कुछ नहीं किया। तभी दर्शित उसके गालों पर अपने होंठ रखता है और उसे गालों से होते हुए उसके गर्दन तक चूमते हुए ही आता है। वही आशवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह दर्शित के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर होने लगती है। उसे दूर होता देखकर दर्शित अपना चेहरा उठाकर आशवी को देखता है और बोला, अंडरस्को तुम सच में बहुत ही मासूम हो। तुम्हें पता नहीं ये दुनिया कैसी है, अगर सबको अच्छा समझने की गलती कर लो तो ये हमारे सिर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास तो तुम कह रही थी वैसे ही मेरे पास दिल ही नहीं है। मैं तो हार्टलेस हूँ। तो मैं वैसा ही करूँगा जैसा मैंने सोचा है। वही आशवी तो हैरानी से दर्शित को देखती है। तभी दर्शित एक झटके के साथ उसे अपने गले से लगाते हुए ही बोला, अंडरस्को आप ऐसे ही बैठी रहो, मुझे कुछ देर के लिए सुकून चाहिए। वही आशवी भी तो वैसे ही उसकी बाहों में कुछ ना बोलते हुए ही बैठी रहती है, क्योंकि सनाया ने मना किया था कि दर्शित को अभी किसी भी बात के लिए मना मत करना। साध्वी कुछ नहीं बोलती और उसकी बाहों में वैसे ही सिमटी हुई उसके सीने से लगकर ही बैठी रहती है और कुछ ही देर में वो सोचते सोचते ही जैसे गहरी नींद में जा चुकी थी और वो उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। दर्शित जब अपना सर झुकाकर देखता है तो आशवी उसकी बाहों में सो रही थी और दर्शित मुस्कुराते हुए ही अपनी बाहों में सो रही लड़की को देखता है जो एकदम मासूम सी परी लग रही थी। दर्शित उसे ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़े हुए ही आशवी करीब आधे घंटे तक उसे देखता रहता है।
वही आश्वी तो जैसे पुरसुकून होकर उसकी बाहों में ही सोई हुई थी। उसे तो पता ही नहीं था वह कहाँ पर थी, बस उसे सुकून की नींद आई थी तो वह सो चुकी थी। वही उसके बाद दर्शित आश्वी को अपनी बाहों में पकड़े हुए ही 2-3-4 घंटे काम करता है और टाइम काफी गुजर चुका था। वही दर्शित ने सनाया को मैसेज भी कर दिया था कि उसे अभी फिलहाल के लिए लॉन्च नहीं करना। आश्वी सोई हुई है तो जब उठेगी तो मंगा लेगा। लेकिन आश्वी ने तो जैसे ठान लिया था कि वो पूरे महीने की नींद एक साथ ही पूरा करने वाली है। इसलिए अब वह 4 बजे बजने वाले थे और आश्वी ऐसे ही उसकी बाहों में सोती रहती है। फिर दर्शित अपना काम करके फ्री होता है और इस बाहों में उसे देखते हुए ही उसे अपनी बाहों में उठाकर कंपनी से बाहर आकर उसे वह काम में बैठ जाता है और फिर काम ही बैठते ही ड्राइवर का आगे बढ़ा देता है। ड्राइवर का आश्रम की तरफ बढ़ा देता है। वही दर्शित तो एक तक सो रही है, आश्वी को ही देखता है। उसने उसे अपनी बाहों में अच्छे से थाम रखा था, जैसे उसकी मासूम सी गुड़िया कोई मिल गई हो, वैसे ही उसे अपनी बाहों में देखता रहता है। वही आराध्या अपने घर जा चुकी थी, सनाया ने उसे घर भेज दिया था। वही कामी दर्शित आश्वी को उठता है और बोला अंडस्को रैबिट उठ जाओ, घर इन वाला है तुम्हारा। लेकिन आश्वी उसकी बाहों में उसके सीने में अपना सिर छुपाकर एक बिल्ली की तरह सो जाती है। वही दर्शित के चेहरे पे एक स्माइल थी। आश्वी अभी भी हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। वहीं कुछ ही वक्त बाद उसका आश्रम आ जाता है। तो फिर से दर्शित उसे उठाते हुए ही बोला अंडस्को, अभी मैं फिलहाल तो तुम्हारे आश्रम के अंदर तुम्हें इस तरह उठाकर नहीं ले सकता, इसलिए उठ जाओ। वही इतना सुनते ही जैसे आश्वी नींद से जागकर वह एक झटके के साथ ही उठ जाती है और वह उसे कुछ पल तो समझने के लिए लगते हैं कि वह कहाँ पर है। फिर जब वह इधर उधर देखते हैं तो आश्रम को देखकर वह चौंक जाती है और वह बोली अंडस्को, में वह यहाँ पर कैसे आई। तभी दर्शित उसे देखते हुए ही बोला अंडस्को, तुम नींद में थी, मैं तुम्हें बाहों में उठाकर ले आया। अब सुनो, फिलहाल के लिए मुझे जरूरी मीटिंग है, इसलिए जाना है तो तुम अभी जाओ और अपना ख्याल रखना। वही आश्वी अभी भी नींद में ही अपनी आंखें मसलते हुए ही नीचे उतर जाती है और आश्रम में चली जाती है। दर्शित उसे जाते देखता है और फिर वो वहां से मीटिंग के लिए निकल जाता है। वही ऐसे ही शाम हो जाती है और सब अपने अपने काम करके सो जाते हैं। अगली सुबह आश्वी और आराध्या दोनों ही कॉलेज पहुंच चुकी थी। वह आज कॉलेज में रॉकी भी आया हुआ था और अभी आराध्या और आश्वी ने रॉकी को देखा नहीं था। वो दोनों हाई अपनी क्लास की तरफ ही जा रही थी और क्लास में चली जाती है और वह अपने क्लास में जाकर क्लास अटेंड करने लगती है। करीब आधा घंटा बीत गया था। उसका क्लास चालू था। वह दोनों को क्लास में बैठी हुई और उनके क्लास चल रही थी। वही तभी कॉलेज के अंदर एक साथ 3 कार्स आकर इस कॉलेज के ग्राउंड के बीचों बीच रुकती है और उस कामी से बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और फिर उसके साथ ही दर्शित भी बाहर निकलता है। वही दर्शित का एटीट्यूड बेहद कातिलाना पर्सनैलिटी का लग रहा था और अभी तो वह इतना हैंडसम और हॉट फायर लग रहा था। वही सभी लड़की और लड़के की नजर दर्शित पर ही थी। वही दर्शित एटीट्यूड के साथ ही चलकर आगे वाली कार के बोनेट पर बैठ जाता है। वही सारे बॉडीगार्ड उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। उनके सबके पास ही गन थी जो उन्होंने अपनी पॉकेट में छुपा रही थी। वहीं उन सब को देखकर ही सब लोग हैरान थे। तभी दर्शित कार के ऊपर बैठे हुए ही चिल्लाता है, कौन था वह जिसने मेरी लिटिल रैबिट के साथ बदतमीजी की है, उसे परेशान किया है, वो कौन है। वही सभी लोग वो उसके आसपास ही आकर खड़े हो चुके थे और सारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट थे। अभी जो वही क्लास अटेंड कर रहे थे शायद वही नहीं थे। बाकी सारे स्टूडेंट वहां पर आ चुके थे और वह दर्शित को सब एक टक देख रहे थे। तभी दर्शित एक लड़के को अपने पास बुलाकर बोला, अंडस्को, कौन था वह लड़का, जरा बताओ, मुझे भी तो पता चले। तभी एक लड़का थोड़ा डरते डरते ही बोला, अंडस्को, वह रॉकी था जिसे कल आश्वी और आराध्या के साथ बदतमीजी की थी। वही रॉकी फिलहाल के लिए अभी क्लास में था और वो क्लास अटेंड कर रहा था। तभी बाहर दर्शित उस लड़के से बोला, अंडस्को, उस लड़के को बुलाकर लाओ। वही वह लड़का भागते हुए ही जाता है और क्लास में आकर बोला, अंडस्को, रॉकी आपसे मिलने के लिए कोई आया है।
वही रॉकी तो जैसे बेफिक्र होकर उठकर बोला अंडरस्को, ठीक है चलता हूँ, इतना बोलकर वह उसके पीछे पीछे ही आ जाता है। रॉकी को तो पता ही नहीं था वो कौन है। रॉकी जाकर बाहर ग्राउंड में भीड़ देखता है तो वो उन सब के बीच से होते हुए और वह सोच रहा था कि कौन है जो इतनी भीड़ लगी हुई, और वह सब भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़कर देखता है तो सामने बोनट पर दर्शित बैठा हुआ था, जिसे देखकर रॉकी को एक पल के लिए डर लगता है और वह बोला अंडरस्को, जी बोलिए, आप कौन है? तभी दर्शित से नीचे उतरते हुए ही बोला अंडरस्को, क्या वह तुम हो जिसे कल आश्वी के साथ बदतमीजी की थी? वही इतना सुनते ही रॉकी को एक पल के लिए डर लगता है, लेकिन वो बोला अंडरस्को, हाँ वो मैंने ही, अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। वह इतना ही बोला था कि तभी दर्शित के बढ़कर उसके चेहरे पर एक साथ 3 थप्पड़ मार देता है और फिर रॉकी खुद को संभाल नहीं पाता और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी रॉकी बोला अंडरस्को, जी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। वह इतना ही बोला था कि तभी दर्शित यूज फिर उसे उठाते हुए ही उसके चेहरे पर मुके बरसाने लगता है और उसकी गर्दन से पड़कर उसे थोड़ा ऊंचा करके नीचे पटक देता है। वही रॉकी की कमर में दर्द होने लगता है और वह दर्द से चिल्लाता है। तभी दर्शित उसकी पीठ पर लातों की बरसात करते हुए ही बोला अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल रैबिट को छूने की, उसके करीब जाने की, उसे टच करने की? तुमने उसे टच किया ही क्यों? मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। इतना बोलकर वह उसे गुस्से से पीट रहा था। कुछ वक्त थोड़ी देर से ही पीटने के बाद बोला अंडरस्को, ठंडा बर्फ से भी ठंडा होना चाहिए, ऐसा ठंडा पानी लेकर आओ। वहीं उसके बॉडीगार्ड जो वहीं पर ही खड़े थे वो उन्होंने पहले ही सारे इंतजाम कर दिए थे। वह जल्दी से बाल्टी भरकर पानी भरकर लाते हैं और दर्शित को देते हैं। तभी दर्शित रॉकी को उठाकर बिठाता है और रॉकी बोला अंडरस्को, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दर्शित तो सच में हार्टलेस था, वो उसकी सजा में माफी नहीं होती और वह बर्फ से भी ठंडा, इतना ठंडा पानी दर्शित रॉकी के ऊपर डाल देता है और अपने ऊपर इतना ठंडा पानी गिरते ही रॉकी कांप जाता है। वही दर्शित दूसरी बाल्टी पानी रॉकी पर उड़ेल देता है। अब रॉकी पूरी तरह कांप रहा था, रॉकी के दांत भी कट कट आने लगते हैं। वही दूसरी तरफ आश्वी के क्लासरूम में आकर कोई बोला अंडरस्को, अरे कोई आया है जो रॉकी को बुरी तरह पिट रहा है। तभी आश्वी और आराध्या दोनों एक दूसरे को देखती है और वो दोनों ही खड़ी होकर क्लासरूम में से बाहर की तरफ भागती है। आश्वी को तो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे डर लग रहा था कि कहीं दर्शित न हो। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।